हम 23 और 24 फरवरी 2026 के सभी 13 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण करने वाले हैं। तो शुरू करें। बिल्कुल, तो पहले से शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक मान्यता। और शुरुआती एक बहुत बड़ी खबर से हो रही है। भारत पहली बार अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी कर रहा है, और वो भी मुंबई में। वाओ, हाँ। इसे एनवायरमेंटल ऑस्कर भी कहा जाता है। हाँ, और इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना 2020 में हुई थी। प्रिंस विलियम ने द रॉयल फाउंडेशन के सहयोग से इसे शुरू किया था। इसका मेन विजन है 2030 तक पृथ्वी के संरक्षण के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना। 2030 तक? ओके। जी, इसमें 5 कैटेगरी में विजेता चुने जाते हैं और हर एक को 1 मिलियन पाउंड की राशि दी जाती है। मतलब ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म है। 1 मिलियन पाउंड, ये तो सच में किसी भी इनोवेशन को स्केल करने के लिए काफी है। और चूंकि ये मुंबई में हो रहा है, तो स्रोत में महाराष्ट्र के कुछ और अचीवमेंट्स भी दी गई हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तो है ही, वहां के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, और ये राज्य प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर में काफी आगे है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपब्लिक डे 2026 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी को पहला स्थान मिला है। नासिक में इंडियन एयरफोर्स का एक शानदार एयर शो हुआ, और टाटा ग्रुप वहां एक एआई इनोवेशन सिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी और डिफेंस दोनों में प्रोग्रेस। एग्जैक्टली। लेकिन इन सब के बीच एक हेरिटेज की खबर भी है। वसई कैथेड्रल को यूनेस्को अवार्ड मिला है। हाँ, और ये बहुत अहम है। वसई कैथेड्रल का जो ऐतिहासिक आर्किटेक्चर है, जो उनका कॉलोनियल हेरिटेज है, उसे ये मान्यता मिलना कोई छोटी बात नहीं है। यूनेस्को की इस मान्यता से न सिर्फ सांस्कृतिक संरक्षण को बल मिलता है, बल्कि वहाँ के टूरिज्म के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और सांस्कृतिक संरक्षण से ही जुड़ता है हमारा दूसरा सेक्शन, पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और सीमा सुरक्षा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। जी, 20 फरवरी को मणिपुर में 78th ज़ोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका थोड़ा संदर्भ देना चाहूंगी यहाँ। हाँ, प्लीज। जो ज़ोमी कम्युनिटी है, जो एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में बसी हुई है। ओके। ये जो दिवस है, ये उनकी सांस्कृतिक पहचान, एकता और खास तौर पे 1970 के दशक में शुरू हुए उनके ऐतिहासिक आंदोलन की याद में मनाया जाता है। और 2026 के इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम लोसी डिकोक चीफ गेस्ट थे। और स्रोत में मणिपुर को लेकर कुछ और भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो कवर करनी जरूरी हैं। जैसे वहां की राजधानी इम्फाल है, राज्य के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह हैं, और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। वहां के प्रमुख त्योहारों में गान नगाई और मेरा हौचोंगबो शामिल हैं। जी। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी मणिपुर आगे है। उन्होंने 23वीं सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। वाओ। और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एशियन जायंट टॉर्टोइज की पहली आर्टिफिशियल ब्रीडिंग वहीं सफल हुई है। ये सारी चीजें मिलकर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की स्ट्रेटेजिक अहमियत को बहुत बढ़ा देती हैं। स्ट्रैटेजिक अहमियत की बात चलिए तो असम की तरफ चलते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2। वाइब्रेंट विलेज। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नथुनपुर गांव से इसकी शुरुआत की है। यहाँ अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें ना, तो 2023 में जब इसका फेज 1 आया था, तो वो सिर्फ चीन बॉर्डर तक सीमित था। अच्छा, सिर्फ चीन बॉर्डर? हाँ, लेकिन ये जो फेज 2 है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, इन सभी की सीमाएं भी शामिल कर ली गई हैं। ये तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। स्रोत के मुताबिक इसमें 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 1954 गांव कवर हो रहे हैं, और बजट करीब 68,339 करोड़ रुपए। हाँ, और ये योजना 2028-29 तक चलेगी। हाँ। लेकिन इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल बहुत सीधा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना। जब सीमावर्ती गांवों में सुविधाएं होंगी, तो लोग वहां से पलायन नहीं करेंगे, माइग्रेशन रुकेगा, और सामरिक दृष्टि से सीमा पर आबादी का होना बहुत जरूरी होता है। मेक सेंस। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो राजनीति, नेतृत्व और समाज सुधार पर लिखी गई नई किताबों पर है। पहली किताब है विजय गोयल की लिखी हुई बायोग्राफी, अटल बिहारी वाजपेयी, शाश्वत राजनेता। अगर हम किताब की थीम की बात करें, तो ये पूरी तरह से पूर्व पीएम के राजनीतिक जीवन पर केंद्रित है। जी। इसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी, उस दौर के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस और खास तौर पर गठबंधन की राजनीति यानी कोलिशन पॉलिटिक्स को कैसे संभाला जाए,
इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। बिल्कुल। और 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। स्रोत ये भी बताता है कि उनकी जो इंक्लूसिव अप्रोच थी, सबको साथ लेकर चलने की नीति और उनके जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, उसे समझने के लिए ये किताब एक अहम रेफरेंस है। सही कहा। दूसरी किताब है द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ, लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। इसे शशि थरूर ने लिखा है और नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका विमोचन किया। श्री नारायण गुरु का योगदान बहुत बड़ा रहा है। ये किताब उनके सामाजिक सुधार और खास तौर पर उनके उस मशहूर संदेश पर प्रकाश डालती है, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यानी वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। बिल्कुल। और शशि थरूर के बारे में भी स्रोत में एक फैक्ट है कि वो पूर्व में यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। कुल मिला के ये किताब सामाजिक समरसता पर एक गहरी नजर डालती है। जी, और समाज सुधार से अगर हम विज्ञान की तरफ चलें, जो हमारा चौथा सेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और चिकित्सा विज्ञान। हाँ, यूएई से एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक खबर है। बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना। एग्जैक्टली। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये बच्चों के जेनेटिक कोड में जो खराबियां होती हैं, उन्हें ठीक करने की एक कटिंग एज तकनीक है। और ये दिखाता है कि यूएई हेल्थ केयर इनोवेशन में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जीन थेरेपी मुख्य रूप से दुर्लभ आनुवंशिक विकारों यानी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए है। और यूएई की बात हुई रही है तो वहाँ की राजधानी अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद अल नहायान हैं। जी। स्रोत में यह भी है कि दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ और भारत यूएई का जो दूसरा डिफेंस एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, वो भी हाल ही में संपन्न हुआ है। कूटनीति की इसी कड़ी में भारत का एक और बड़ा कदम न्यूजीलैंड के साथ है। दोनों देशों के बीच पहला बागवानी कार्य समूह या हॉर्टिकल्चर जॉइंट वर्किंग ग्रुप आयोजित हुआ है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी कीवी डॉलर है और वहां के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन है। दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर भी सहमत हो गए हैं। अब इसका सो व्हाट पहलू देखते हैं। हाँ। ये हॉर्टिकल्चर वर्किंग ग्रुप इतना अहम क्यों है? क्योंकि आज के समय में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो तकनीक और बीजों का जो आदान प्रदान होगा, वो दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड से जुड़े दो बड़े दिलचस्प फैक्ट्स भी हैं स्रोत में। कौन से? पहला तो ये कि वहां गहरे समुद्र में 300 साल पुराना ब्लैक कोरल खोजा गया है। वाओ, 300 साल पुराना। हाँ, और दूसरा ये कि न्यूजीलैंड ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 भी जीता था। स्पोर्ट्स की बात आती ही एनर्जी बदल जाती है। 5वां सेक्शन है खेल जगत में भारत की उड़ान। भारत ने वॉर्म्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीत लिया है। और अगर हम इस जीत का बड़ा परिदृश्य देखें तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है। भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 भी जीता है। ये दिखाता है कि हमारा जो यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और ग्रास रूट का स्ट्रक्चर है, वो बहुत मजबूत हो चुका है। सही कहा। और सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, भारत कई मोर्चों पर उड़ान भर रहा है। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर आ गया है। जी। और आईएमएफ ने भारत की यूपीआई सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। ये तो है। और पर्यावरण में भी वेटलैंड संरक्षण में 98 रामसर साइट्स के साथ भारत अग्रणी देशों में है। ये सारे फैक्ट्स ना भारत की एक बहुत ही पावरफुल ग्लोबल इमेज बनाते हैं। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में एक और बड़ी उपलब्धि बेंगलुरु से आई है, प्रथम लाइबरविन चैंपियंस कप 2026। पंकज अडवाणी की जीत। हाँ, पंकज आडवाणी ने कमल चावला को हराकर ये खिताब जीता है। पंकज आडवाणी की महानता को समझना बहुत जरूरी है। उनके नाम 28 विश्व खिताब हैं। 28? अनबिलीवेबल। बिल्कुल। एशियन गेम्स 2006 जो दोहा में हुआ था और 2010 ग्वांगझू में, दोनों में उन्होंने गोल्ड जीता था। और उनके अवार्ड्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है। 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण। जी। और इस जीत के बाद उन्हें लाइबरविन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। ये शानदार है। चलिए अब अपने आखिरी और छठे सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, व्यापार और कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड लगातार दूसरी बार समीर कनोडिया को मिला है, जो कि लुमिना डाटामेटिक्स के एमडी और सीईओ हैं। जी। ये जो अवार्ड है ना, ये 2002 से चल रहे बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और लुमिना का जो काम है वो बहुत इम्पैक्टफुल है। वो क्या करते हैं एग्जैक्टली?
वे बुक्स, रिसर्च पेपर्स और ई बुक्स की डिजिटल प्रोसेसिंग का काम करते हैं। इंडिया, यूएसए, यूके, जर्मनी और फिलीपींस में उनके ऑफिस हैं। और सबसे बड़ी बात, टॉप 10 ग्लोबल एकेडमिक पब्लिशर्स में से 8 उनके क्लाइंट हैं। वाओ, ग्लोबल एकेडमिक पब्लिशिंग में इतना बड़ा दबदबा। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट लीडरशिप में एक और अवार्ड है, AIMA बिजनेस लीडर अवार्ड, जो अदानी ग्रुप के करण अदानी को मिला है। ये जो जीत है ना, ये सीधे तौर पर रणनीतिक प्रबंधन का सम्मान है। ये दिखाता है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर की लीडरशिप नेशनल इकोनॉमी को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में कितना अहम रोल प्ले करती है। और इसी के साथ स्रोत में 2 और महत्वपूर्ण अवार्ड्स का जिक्र है। एविएशन सेक्टर में विंग्स इंडिया 2026 का अवार्ड डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। और ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को दिया गया है, एजुकेशन और सोशल इम्पैक्ट के लिए। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, ये थे 23 और 24 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, G4 देशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? Where was the G4 meeting held? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।